तो लगातार देश के छठवें फेज में 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर लोकसभा चुनाव में मतदान हो रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भी वोटिंग देखने को मिल रही है। लगातार यहां पर सियासी रूप से पारा भी गर्माया। लगातार देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर यहाँ की नजर आएगी। तमाम मेहमान भी हरियाणा की जो सियासी तस्वीर है उसको लेकर हमारे साथ चर्चा करेंगे और साथ ही हरियाणा की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव का एक ही साथ आयोजन किया जा रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक नवजोत सिंह हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है नवजोत जी आपका। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संगीता सिंघल हमारे साथ जुड़ेंगी, उनके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अग्रवाल जुड़ेंगे और साथ ही इनेलो से गुरुशरण बलुचू हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सीधा नवजोत जी मैं आपके पास आ रहा हूं और समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए आज सभी 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे हैं, कांग्रेस मुद्दों की मियाद पर मजबूत नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में भी जीत का परचम लहरा देती है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तो ये कहता है। आपको क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए जी। तो जहां तक हम राजनीतिक तस्वीर की हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो मुद्दे हैं जनता के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, जो जनता के बीच में जो आक्रोश है, उसको लेके जनता थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम रोहतक की सीट की बात करें तो गुरुग्राम की बात करें, जहां पे ध्रुवीकरण होने के बावजूद हमने राज बब्बर जी वहां पे मैदान में उतरे हैं, कैप्टन अजय यादव जी ने भी उनका सपोर्ट किया, तो वो उस सीट में काफी एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। दो आपकी जो आरक्षित सीटें हैं, सिरसा की बात करें जहां कुमारी शैलजा जी का काफी ज्यादा वर्चस्व है, वो एक कद्दावर नेता है उस क्षेत्र में। अंबाला की बात करें, वरुण मुलाना जी हैं वहां पे। तो तकरीबन जो रुझान जो हम जब इलेक्शन शुरुआत हुई थी और अब जो रुझान बन के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राउंड फिसलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जो अपोजिशन इंडिया ब्लॉक है उसने अपना मोमेंटम गैदर किया है कुछ हद तक, और मुझे लगता है कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। जो पिछली बार हमने देखा है कि जो 10 का दम बीजेपी ने लगाया था, जो 10 सीटें लगातार जीत गई, और अक्सर ये माना जाता है कि जो हरियाणा में सीट जीता है, जो विक्ट्री मिलती है जिसको, वो केंद्र में सरकार बनाता है। तो ये देखना यानी सत्ता का दौर भी हरियाणा को आप कह सकते हैं कि अगर देश की सत्ता में काबिज होना है तो हरियाणा से जीतना बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम होता है। एकदम। और अगर आप कुरुक्षेत्र की बात करें, जो जहां से गुलजारी लाल नंदा जी भी आते हैं हमारे पूर्व। बिल्कुल नवजोत जी, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं और दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दें, फिर मैं चर्चा पर लौटूंगा। तो देश भर में लगातार मतदान जारी है। 58 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 8 राज्यों की 58 सीटें जिन पर छठवें फेज में मतदान लगातार जारी है। बिहार में 3 बजे तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 45.21% मतदान बिहार में हुआ है। हरियाणा में 3 बजे तक 40% से भी ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है और जम्मू कश्मीर में 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं 44.41% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ है, जहां की और छठवें चरण में 8 राज्यों की 58 सीटें बताई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी लगातार मतदान जारी है। अनंतनाग राजौरी की सीट पर तकरीबन 44% मतदान हो चुका है। हरियाणा में 3 बजे तक 40.26% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी अपडेट, जहां 3 बजे तक 44.41% मतदान हुआ है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और कश्मीर से सुखद तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर भी आया है। चर्चा पर दोबारा लौटेंगे और नवजोत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। उनके साथ ही प्रदीप अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही इनेलो से गुरुशरण बलुचू हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नवजोत जी आप ही के पास जहां आप चर्चा भी कर रहे थे, देखिए मुद्दों का जिक्र हो रहा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिला पहलवानों का मुद्दा जमकर तूल पकड़ा, और एक एंटी इनकम्बेंसी भी हरियाणा में देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ इन स्थिति के चलते कितना कुछ मुकाबला कड़ी तौर पर आप देख रहे हैं, क्या कुछ मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में रहेगा? हालांकि कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी सामने है। की बात की मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस वहां देना चाहूंगा। मैं खुद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं, तो ये आंकड़े देख के काफी अच्छा लग रहा है कि वहां पे अच्छी तादाद में अनंतनाग सीट पे वोटिंग हुई है। तो हरियाणा में वापस आते हुए अगर हम हरियाणा की बात करें, कुरुक्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो किसानी आंदोलन का जो असर पड़ा था वो कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में था। वहां पे जो सैनी समाज है उसमें आपके जो बीजेपी के पूर्व राजकुमार सैनी जी थे, बीजेपी से अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। कमलेश्वर सैनी जी थी 2 टाइम MP, वो भी बीजेपी छोड़ के इधर आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर तकरीबन आंकलन देखें पिछली बार से, तो 10 का दम तो बीजेपी का लगाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है।
जो मेरी असेसमेंट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट से हमने जो बातचीत सामने आ रही है, तो तकरीबन 6 से 7 सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी अगर 2-3 सीटों पे आगे आए तो बहुत ये एक अच्छा समीकरण होगा बीजेपी के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, आपका एक अपना आकलन है, निश्चित तौर पर उसका आपका तार्किक आधार भी है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं के तमाम मुद्दे मिले थे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में परिणाम में तब्दील कांग्रेस में नहीं हो पाया। इस बार भी हमने देखा कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो प्रचार करने उस स्तर पर नहीं पहुंचे जिस तरीके से प्रचार में बीजेपी सक्रिय नजर आई है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप अग्रवाल जी, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम मुद्दों का आप जिक्र भी हो रहा है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर आपने महिलाओं और किसानों के मुद्दे उठाए हैं, तमाम तरीके से मुद्दे कम से कम आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इतिहास की बात करें, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें, तो ऐसे मुद्दे होने के बावजूद भी बीजेपी जीत की बाजी मार ले जाती है। तो क्या कुछ स्थिति आगे बनने वाली, क्या कुछ आपका आकलन है? जी प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा अगर जिस फोन से भी आप बात कर रहे हैं थोड़ा करीब रख के बात करें तो आपकी आवाज प्रॉपर आएगी। प्रदीप जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा थोड़ा आप जिस फोन का उपयोग कर रहे हैं उसको थोड़ा करीब से बात करें तो आवाज प्रॉपर आएगी। जी प्रदीप जी, चलिए, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। साथ ही गुरुशरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलचू जी। गुरुशरण जी, आप ही के पास आ रहा हूं। क्या कुछ आपका आकलन है, इनेलो की क्या कुछ भूमिका इस बार नजर आ रही है और कितनी सीटों का अनुमान आपको है? गुरुशरण जी, आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, गुरुशरण जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, हम चर्चा पर लौटेंगे। सीधा नवजोत जी, मैं आप ही के पास आता हूं क्योंकि संगीता सिंघल जी भी अभी हमारे साथ जुड़ी नहीं है, उनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नवजोत जी, तमाम तरीके से मैंने जो सवाल किया प्रदीप अग्रवाल जी से कि पिछले 10 साल में जो 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं, ऐसी स्थिति बनी है कि कांग्रेस के पक्ष में मुद्दे जरूर होते हैं, लेकिन संगठन स्तर पर वो मजबूती दिखाई नहीं देती, जिसके चलते बीजेपी ने 10 की 10 सीटें पिछली बार जीती थी। तो कांग्रेस के पास मुद्दे जरूर हैं, लेकिन क्या आप वो देख रहे हैं संगठन पर वो प्रचार प्रसार किया गया है, वो सक्रियता दिखी है जो बीजेपी के मुकाबले में कहीं ज्यादा टक्कर दे सके? ये जो राजनीतिक जो दंगल है, इसमें हमें काफी गहराई से इसको समझने की जरूरत है। हमने देखा है पिछले 2 जो चुनाव हुए लोकसभा के, 2014 के ले लो, 2019 के ले लो, दोनों में बीजेपी ने काफी भारी बहुमत से जो बाजी मारी है हरियाणा में। अगर हम तकरीबन 10 में से 8 सीटों में बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से विक्ट्री मिली है उनको। और जो दीपेंद्र हुड्डा जी की सीट है वो सिर्फ 6000 वोटों के तकरीबन वो हारे थे। तो तकरीबन जो आंकलन देख रहे हैं, अगर जब चुनाव शुरू हुए थे और अब जो समीकरण बन रहा है, थोड़ा देखिए अभी अपोजिशन को ग्राउंड मिलना शुरू हुआ है। अब वो कितना वोट परसेंटेज, कितना सीटों में तब्दील होता है, वो तो हम 4 जून को ही बता पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन का एक पलड़ा थोड़ा भारी होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी काफी एक फीलिंग डेवलप हो रही है। किसानों के बीच में काफी आक्रोश है, जो पंजाबी समाज है उसमें भी काफी कुछ हद तक कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना है। और दूसरा अगर देखिए, जो 22% जो जाट समाज है, उसमें भी कुछ एक तरह का एक डिससेटिस्फैक्शन है इस चीज को लेके कि जो सीएम का चेहरा लेके हो सकती है। बाकी मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें तो उनको भी अपनी सीट पे टक्कर का सामना करना पड़ेगा। वो जीतेंगे या हार जाएंगे ये तो हम बाद में महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, नहीं करेंगे। बट लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का देखिए चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल दिलचस्प चुनाव बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां पर आपका क्या कुछ आकलन है, उस पर मैं जवाब आपसे चाहूंगा। और साथ ही जिस तरीके से जेजेपी ने जब गठबंधन बीजेपी एनडीए से तोड़ा तो काफी जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ देश भर में चर्चित रहा, क्या उस घटनाक्रम का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? उसका कुछ नुकसान बीजेपी को इस बार हो सकता है, जेजेपी के गठबंधन टूटने का? देखिए, जहां पे आपने आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है सुशील गुप्ता जी, उनकी बात की, तो 10 में से सिर्फ एक सीट पे आम आदमी पार्टी को उन्होंने मौका दिया है, बिकॉज अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से आते हैं। तो उन्होंने काफी ये अपना वर्चस्व का इस्तेमाल किया होगा कि आम आदमी पार्टी को एक सीट मिले यहाँ से। तो जैसे आपने वो गठबंधन की बात की, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो राजनीतिक समीकरण है बहुत जुड़े हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पर देखिए, जनता का जो रुख है
वो बता पाना विश्लेषक के लिए भी काफी हद तक मुश्किल रहता है। और देखिए, उम्मीद करते हैं कि जो जनता है। बिल्कुल नवजोत जी, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, हमने 2019 में देखा कि एक मोदी लहर दिखाई दी थी। मोदी लहर में लग रहा था कि चलिए कुछ परिणाम जो है वो एक तरफा नजर आएंगे। क्या इस बार वो स्थिति है, या फिर अनुमान लगाना भी मुश्किल हो रहा है कि क्या कुछ, क्योंकि बराबरी का मुकाबला लगभग नजर आ रहा है? देखिए, इस बार जो लहर वाली फीलिंग तो नहीं है। थोड़ा सा जो जब चुनाव शुरू हुए थे तो तब इंडिया ब्लॉक और अपोजिशन कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही थी। तो अगर वो अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब हो जाती है तो वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और उपलब्धि मैं समझूंगा। क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि 300 पार बीजेपी आसानी से कर लेगी, 400 पार की बात हो रही थी। और अभी लगता है कहीं ना कहीं अपोजिशन इंडिया ब्लॉक ने काफी, एक अरविंद केजरीवाल का जेल से छूटना, ये सब चीजें जब एक दिलचस्प समीकरण बन रहा है तो हम सब इस चीज का रुझान देख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या पिक्चर बनती है। निश्चित तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा और 4 जून का इंतजार हम और आप। जी तकरीबन अगर बात करें 50-50 का हो सकता है। स्लाइट एडवांटेज मैं इंडिया ब्लॉक को दूंगा। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से आपने आकलन का अपना बताया और जिस तरीके से आपने पूरे समीकरणों को लेकर चर्चा की, तो निश्चित एक तस्वीर तो नजर आती है कि मुकाबला कम से कम इस बार हरियाणा में सभी 10 सीटों पर देखने को मिलेगा। और कई जो हम वरिष्ठ पत्रकारों विशेषज्ञों की राय तो ये भी है कि कांग्रेस जिस स्थिति में अभी है, अगर मजबूती के साथ उतरती है तो वो 10 की 10 सीटों पर अभी मुकाबला देने की, चुनौती देने की उम्मीद रखती है, काबिलियत रखती है। लेकिन चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुशरण वल्चू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से INLD है, इनेलो है, क्या कुछ आपकी आप भूमिका देख रहे हैं? क्योंकि आपने अग्निवीर योजना का विरोध भी किया, तमाम योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध आपने किया था। फिलहाल किस भूमिका में आप हैं और क्या कुछ लोकसभा चुनाव में आपका आकलन है? चर्चा भी है, लेकिन क्या इन मुद्दों को बनाने में कांग्रेस हो या गठबंधन हो, लगातार चर्चाएं होती हैं? क्योंकि जो चर्चा सवाल मैंने आपसे किया कि 10 सीटों पर कांग्रेस चुनौती दे सकती है, इस तरह की भूमिका में कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन चूंकि सवाल है संगठन स्तर का, हमने और आपने देखा कि बीजेपी जमकर प्रचार प्रसार किया है। तमाम दिग्गज नेता JP नड्डा हो या फिर अमित शाह हो या तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो हरियाणा पहुंचे, प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन कांग्रेस की ओर से वो प्रचार प्रसार नहीं देखने को मिला। साथ ही पार्टी के जो संगठन स्तर पर भी कई ऐसी गड़बड़ियां सामने आई जहां पर कहे कि तमाम जो नेताओं के नामांकन फॉर्म जमा करने में तमाम दिग्गज नेता नहीं पहुंचे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हो, जो कहे कि तमाम जगह जब उनकी जरूरत थी वहां नहीं पहुंचे। तस्वीर ऐसी दिखाई दी है। तो क्या कुछ आपको लगता है संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, आपने जैसे 10 सीटों पे टक्कर की बात की, तो टक्कर होना और सीटों में तब्दील होना दो अलग चीजें हैं। तो मैं, अगर आप ये सवाल मेरे से 3 महीने पहले पूछते तो मैं यकीनन ये कहता कि बीजेपी काफी ज्यादा एडवांटेज में है। लेकिन अभी देखिए, कहीं ना कहीं वो समीकरण थोड़ा बदला है। वो सीटों में तब्दील होना, 10 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल होगा। 5 सीटों पे काफी अच्छी टक्कर है। जैसे आप सिरसा की सीट हो ले लो, आप बाकी सीटें, कुरुक्षेत्र की सीट हो, कुछ सीटों पे देखो 5 से 6 सीटों में कांग्रेस अच्छी टक्कर देने वाली है। बाकी सीटों में बीजेपी को कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है। खट्टर साहब है, बेशक कुछ एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, बट फिर भी क्योंकि वो कदावर नेता है, उनका एक अपना रसूख है, तो वो अपनी सीट को बना पाने में, उधर दीपेंद्र हुड्डा जी की सीट का मुझे लगता है कांग्रेस वो सीट पॉसिबिलिटी है वो ले जाएगी वो सीट। तो पिछली बार भी जो मार्जिन था वो बहुत 6000 वोटों का था, जबकि बाकी सीटों पे 3 लाख से ऊपर का मार्जिन रहा था। तो इस लिहाज से मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं टक्कर जरूर है, बट 10 सीटें कांग्रेस ले जाएगी। लेकिन सवाल ये भी आता है ना कि 58% वोट बैंक 2019 में बीजेपी के कब्जे में गया था। 58% वोटर्स बीजेपी को वोट करे थे। तो ऐसे में क्या इतना बड़ा जो आंकड़ा है वो कितना कम होगा? क्या वो चुनौती जरूर हम और आप क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी जो मुद्दे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी है, कि उसका प्रभाव इतना पड़ेगा कि इसके उलट भी आंकड़े जा सकते हैं? देखिए, वो 58% बहुत ज्यादा एक वोट शेयर होता है। तो उसके लिए अपोजिशन ब्लॉक को काफी ज्यादा 40% से ऊपर आना पड़ेगा, तभी वो कुछ टक्कर दे पाएगी कुछ सीटों पे। तो जहां पे डिफरेंस बहुत कम था और जहां पे जो स्थानीय जो MP कैंडिडेट खड़े किए गए हैं उनके खिलाफ जो रोष है, तो वहां पे वो सीट्स कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट जैसे आपने कहा कि इतना पूरा तब्दीली हो पाना कि 10 की 10 सीटें या 8-9 सीटें ले जाएगी अपोजिशन, ऐसा का कह पाना काफी हद तक एक थोड़ा सा मुश्किल होगा, और ऐसा होने के चांसेस भी काफी कम है। बिल्कुल नवजोत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे ये है कि
हरियाणा का जिक्र जब भी होता है वहां पर जातिगत समीकरण काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो भी सीटें हैं, जो भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, जातिगत समीकरण ध्यान में रखकर ही उतारे गए हैं। तो क्या कुछ जातिगत समीकरण आप देख रहे हैं, कौन किसके पक्ष में है? क्या बीजेपी और कांग्रेस में वो स्थिति है जिसमें जातिगत समीकरण के चलते कोई आधार अभी बन सकता हो? देखिए, सबसे बड़ा जातीय समीकरण तो जाट वोट को लेके होगा। तो अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से नुकसान होगा वो जाट वोट से, अगर वो कंसोलिडेट हो जाता है इकट्ठा। लेकिन अगर वो INLD, आप और कांग्रेस के बीच में थोड़ा कहीं ना कहीं जहां पे डिवाइड हो रहा है वो, तो वहां पे बीजेपी को फायदा होता नजर आएगा। तो इस लिहाज से आप देखिए, सैनी समाज की भी अगर हम बात करें कुछ क्षेत्रों में, तो वहां पे बीजेपी को नुकसान होने का एक थोड़ा सा चांस रह रहा है। और ये जो फार्मर प्रोटेस्ट को लेके जो सिख समाज में भी है और जो पंजाबी सूबा है, उसको लेके भी कुछ हद तक बीजेपी को शायद नुकसान होता नजर आ रहा है। तो कितना प्रतिशत स्विंग होता है, बिकॉज जनता का मूड भांपना कई बार दिखता है, वो होता नहीं है। 4 जून को ही हम बेटर पिक्चर बता पाएंगे। बट देखिए, टक्कर जरूर है। बहुत ही अच्छा एक दिलचस्प एक चुनाव हो रहा है, जहां 97 करोड़ से ज्यादा हमारे 7 चरणों में इस बार लोगों ने वोट डाले हैं। और 2 करोड़ से ऊपर जो हमारे फ्रेश वोटर्स हैं, जिन्होंने पहली बार वोट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो इस चुनाव की दिशा को और दशा को तय करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का रोल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी रहेगी। और देखिए, तकनीकी खामी के चलते तमाम गेस्ट हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन नवजोत जी आपसे विस्तृत चर्चा हुई है। तमाम आपने अपने बिंदु रखे, आपने अपना आकलन रखा। बहुत बढ़िया आकलन आपका यहाँ से दिखाई देता है। लेकिन तस्वीर क्या कुछ नजर आती है, क्योंकि मुकाबला जरूर हमें भी दिखाई दे रहा है। हम जब चर्चा कर रहे हैं और जो अभी तक की स्थिति रही है, तो एक मुकाबला तो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या तस्वीर 4 जून को नजर आएगी, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा नवजोत जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जो हरियाणा को लेकर 10 सीटों पर वोटिंग जारी है और यहां पर जमकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। दिलचस्प लड़ाई सियासी रूप से नजर आ रही है, क्योंकि तमाम बिंदु हैं, तमाम मुद्दे हैं। इनकम्बेंसी भी हरियाणा में नजर आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल के लिए रणभूमि 2024 में इतना ही। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर स्वदेश न्यूज पर महाकवरेज जारी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।